बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ईद वाले दिन अपनी बहन के घर मिठाई लेके गया तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। मेरी बेवा बहन की सास और नंदे उसे डंडे से मार रहे थे और मेरी बहन चुप करके मार खा रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे थे और वो रो रही थी। मेरी बहन की सास ने धक्का देकर मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया और मुझे कहा कि ले जाओ अपनी बदकिरदार बहन को यहाँ से। उसका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। पूरे खानदान में उसने हमारी नाक कटवा दी है। बहन के आंसू देखकर मैंने उसे सीने से लगाया और चुप करके उसे अपने घर ले आया था। मेरी बीवी अपनी माँ के घर गई हुई थी। मैं कमरे में और मेरी बेवा बहन सहन में सो रही थी कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। मैंने उठकर अपनी बहन की चारपाई अपने कमरे में रख दी। मेरी बहन मेरे कमरे में सो गई, मगर कुछ देर बाद मुझे अपनी बहन की चारपाई हिलते हुए महसूस हुई। ऐसा लगता कि कोई उसकी चारपाई पर है। मैंने उठकर जैसे ही कमरे की लाइट ऑन की, सामने बहन को देखकर मेरा दिल फट गया, क्योंकि उसकी चारपाई पर एक मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं लाहौर शहर का रहने वाला हूँ। मेरे माँ बाप फौत हो गए हैं। मेरी एक बहन थी जिसकी मैंने शादी करके उसे अपने घर से रुखसत कर दिया है। मैंने खुद भी शादी कर ली थी। मेरे खुद के 3 बच्चे भी थे, मगर मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी की चलती थी। मैं हमेशा से ही एक कमजोर मर्द रहा हूँ। मेरी बीवी के आगे कभी मेरी एक न चली। कभी कभी तो अपनी बीवी की वजह से मेरा दम घुटने लगता। मैं उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो हर बात पर जिद करती थी, मेरी एक बात भी नहीं मानती थी। मैं उसकी बात ना मानता तो वो झगड़े पर उतर आती, यहाँ तक कि वो घर छोड़कर चली जाती और मेरे बच्चे माँ की याद में रोते रहते थे। इसलिए मैं अब मजबूर हो गया। औलाद की जंजीर मेरे पैरों में बंधी हुई थी, इसीलिए मैं अपनी बीवी की गुलामी करने पर मजबूर हो गया। मैंने अपनी शादी से पहले ही अपनी छोटी बहन की शादी एक अच्छे घराने में कर दी थी और वो अपने घर में बहुत खुश थी। अक्सर अपने शौहर के साथ हमारे घर आती थी। वो दोनों बहुत खुश थे, बस उनमें एक कमी थी कि औलाद नहीं थी। मैं हर वक्त यही दुआ करता कि अल्लाह ताला मेरी बहन को भी औलाद से नवाज दे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि माह रमजान में चौथे रोजे वाले दिन मेरे बहनोई का एक्सीडेंट हो गया और वो फौत हो गया। मेरी छोटी बहन बेवा हो गई। उसके लिए ये गम किसी क़यामत से कम नहीं था। शौहर की वफात के बाद वो अपने ससुराल में ही इद्दत बैठ गई। पता नहीं मेरी बीवी को क्या हुआ था कि अब वो मुझे अपनी बहन के घर भी नहीं जाने देती थी, ना वो खुद जाती थी। लेकिन मैं हर दूसरे दिन छुपकर अपनी बहन से मिलने लाजमी जाता था। मेरी बीवी को डर था कि अगर मेरी बहन को उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया तो वो हमारे घर आ जाएगी। इसीलिए उसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि तुम अपनी बहन से रिश्ता कम कर लो, उसे अपने हाल पर छोड़ दो। ये ना हो कि तुम्हारे गले पड़ जाए। हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, तुम बस अपने बच्चों की फिक्र करो। बीवी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। मैं कैसे अपनी बहन को अकेला छोड़ सकता था? वो मेरी एक ही बहन थी जिसे मैंने बड़े प्यार से पाला था। ईद वाले दिन मैंने ईद की नमाज पढ़ी और बीवी से कहा कि मैं अपने एक करीबी दोस्त को ईद मिलकर आता हूँ, मगर मेरी बीवी बहुत तेज थी। जब मैं घर से निकलने लगा तो वो मुझे कहने लगी, झूठ बोलने की क्या जरूरत है, सच भी तो बोल सकते थे कि अपनी बहन को मिलने जा रहे हो। मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं ईद वाले दिन कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं चुप करके अपनी बहन के घर चला गया। सारे रास्ते मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं रास्ते में लोगों को देख रहा था जिन्होंने नए कपड़े पहने हुए थे और मेरी बहन ने आज के दिन नया सूट भी नहीं पहना होगा। मैंने मिठाई की बजाय थोड़ा सा फ्रूट खरीद लिया था। बहन के घर खाली हाथ जाना भी मुनासिब नहीं था। पहले भी उसकी सास बहुत सख्त थी, बात बात पर उसे गरीबी के ताने देती थी और अब तो उसका शौहर भी फौत हो गया था, जो उसकी साइड लेकर अपनी माँ को चुप करवा देता था। खैर, मैं अपनी बहन के घर पहुँच चुका था, मगर वहाँ गया तो एक तमाशा खड़ा था। मेरी बहन का सारा ससुराल जमा था और वो लोग मेरी बहन को मार पीट रहे थे। ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। और फिर मेरी बहन की सास ने मुझ पर एक ऐसा इंकशाफ किया कि मेरा दिमाग चकरा गया। वो कहने लगी, रात को तेरी बहन का आशिक चुपके से उससे मुलाकात करने आया था। मैंने खुद तेरी बहन को रंगे हाथों पकड़ा है। अभी मेरे बेटे को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ और उसने रंगरलियां मनानी शुरू कर दी हैं।
मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरे बेटे की मौत की वजह भी यही है, इसलिए अब मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने तो ये सोचकर उसे घर में जगह दी थी कि मेरे बेटे की बेवा है, लेकिन इसने तो हमारी ही इज्जत पर दाग लगा दिया है। हमारे घर में जवान बच्चियां मौजूद हैं। अब तुम अपनी बहन को अपने साथ ले जाओ। अपनी बहन की सास की बातों पर मैंने हैरत से अपनी जवान बहन को देखा, जिसकी नंदों ने उसे इस कदर मारा था कि उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, लिबास जगह जगह से फट चुका था। मैंने अपनी बहन की सास को समझाने की कोशिश की कि आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, लेकिन वो तो हमारे खानदान पर ही कीचड़ उछाल रही थी। उनका कहना था कि उन्होंने मेरी बहन फौजिया को किसी गैर मर्द के साथ खुद पकड़ा है। मैंने बहन की तरफ देखा तो उसने खामोशी इख्तियार कर रखी थी और अपनी सास के इल्जाम को जुटलाया तक नहीं था। मैंने फौजिया से पूछा कि क्या तुम्हारी सास सच कह रही है, लेकिन वो फिर भी खामोश थी और उसकी खामोशी उसे गुनाहगार साबित कर रही थी। उसके ससुराल वालों ने उसका सामान मेरे आगे फेंक दिया और कहने लगे कि इस बदजात को अपने साथ ही ले जाओ, मरता क्या ना करता। मैं हाथ पकड़कर बहन को घर ले आया। मेरी बीवी जो घर पर बैठी थी, जब उसने मेरे साथ मेरी बेवा बहन को देखा तो खूब हंगामा किया और कहने लगी कि पहले ये अपने शोहर को खा गई है और अब आप इसे हमारे घर ले आए हैं। इसके ससुराल वाले तो इसे रखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि इन्हें अपने बेटे की जायदाद वाला हिस्सा इसे देना पड़ता था। आपको इसे वही छोड़ देना चाहिए था। अब मैं अपनी बीवी को क्या बताता कि उसकी सास ने उस पर क्या इल्जाम लगा दिया था। मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि कुछ अरसा ये यही रहेगी और फिर मैं इसकी दूसरी शादी का बंदोबस्त कर दूंगा। ये बात मेरी बीवी को बर्दाश्त तो नहीं हुई थी, लेकिन मजबूरन वो चुप कर गई। हमारे घर में 2 ही कमरे थे और एक आंगन था। बहन की शादी के बाद उसका कमरा हमने अपने बच्चों के हवाले कर दिया था, इसलिए जब फौजिया आई तो उसके लिए कोई कमरा नहीं था। मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि इसे बच्चों के साथ ही एडजस्ट कर दो, लेकिन मेरे बच्चों ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, बाबा आप पुप्पो को अपने कमरे में रख लें। अब मैं अपनी बेवा बहन को अपने कमरे में कैसे रखता, इसलिए मेरी बीवी कहने लगी कि फौजिया के लिए मैंने आंगन में चारपाई डाल दी है, वो आराम से सो जाएगी, आप फिक्र न करें। ये बात मुझे अच्छी तो नहीं लगी थी, लेकिन मेरे घर में मेरी बीवी की ही चलती थी, इसीलिए मैंने कुछ ना कहा और फौजिया भी खामोश रही। मैं अब तक समझ नहीं पाया था कि जो इल्जाम फौजिया की सास ने उस पर लगाया था, फौजिया ने उसकी तरदीद क्यों नहीं की, क्यों ये नहीं बताया कि उसका कोई आशिक नहीं। क्या फौजिया की सास सच कह रही थी? इन सवालों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था, मगर मैंने अपनी इस परेशानी को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था, क्योंकि अगर मेरी बीवी को इस बारे में पता चल जाता तो वो फौजिया को आंगन में भी जगह देने को तैयार न होती, बल्कि उसको घर से निकाल देती। फौजिया को आए 1 दिन ही गुजरा था कि मेरी बीवी ने सारे घर की जिम्मेदारी इस पर डाल दी। बावर्ची खाने से लेकर सफाई का काम इसके हवाले करके मेरी बीवी बेफिक्र हो गई और फौजिया भी खामोशी से सारे घर के काम काज करने लगी, क्योंकि उसे भी मेरी बीवी की फितरत का अच्छी तरह इल्म था। ये सब बातें मुझे अच्छी तो नहीं लगती थी, लेकिन मैं फिर भी एक लफ्ज कहने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए अपनी बहन को मुलाजमा बने देखने लगा। एक दिन मैं काम से लौटा तो मेरी बीवी ने बहुत अजीब सी बात की। कहने लगी, मुझे फौजिया के अंदाज कुछ ठीक नहीं लगते। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे शौहर के मरने के बाद वो आवारा हो गई है। अपनी बीवी के मुंह से ये बात सुनकर मैंने गुस्से से उससे देखा और कहा, क्या बातें कर रही हो? मेरी बेवा बहन है, इद्दत में है, तुम उसके हवाले से ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? मेरी बीवी ने मुंह बनाया और कहने लगी, वही सब कह रही हूँ जो अपनी आंखों से देखा है। अगर मेरी बात पर एतबार नहीं करना तो ना करो, जल्द ही तुम्हें हकीकत पता चल जाएगी, तब बैठकर अपना सर पीटना। मैंने गुस्से में पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? वो कहने लगी, तुम्हारी बहन किसी से छुप छुप कर मुलाकातें करती हैं। जल्द ही कोई रिश्ता देखो और इसे यहाँ से चलता करो, इससे पहले कि बदनामी का सेहरा हमारे सर पर सज जाए। बीवी की बात पर मुझे फौजिया की सास की बात याद आ गई। कुछ ऐसा ही उन्होंने भी कहा था। कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल ही खामोश हो गया और फिर अपनी बीवी से कहा कि फौजिया की इद्दत पूरी होने दो, इससे पहले मैं उसकी शादी का सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरी बीवी जोर से हंसी और कहने लगी, तुम्हें उसकी इद्दत का ख्याल है, लेकिन उसे अपनी इद्दत की परवाह नहीं। तुम बैठकर यही सोचते रहो और वो तुम्हारा मुंह काला करके निकल जाएगी और हम हाथ मलते रह जाएंगे। बहुत कड़वे लहजे में ये बात कर बच्चों के कमरे में चली गई थी और मैं सोच में डूब गया था कि क्या वाकई ही मेरी बहन का किरदार ठीक नहीं था? क्या उसका किसी के साथ कोई चक्कर था? ये कैसे मुमकिन था कि उसकी सास और मेरी बीवी दोनों एक ही जैसी बातें कर रही हों, जबकि मैंने तो अपनी बीवी को ये तक नहीं बताया था कि मैं फौजिया को उसके ससुराल से क्यों लाया हूँ।
मैंने सोच लिया था कि मैं अकेले में फौजिया से बात करूंगा और पूछूंगा कि ये क्या मामला है। और फिर 2 दिन ही गुजरे थे कि मुझे मौका मिल गया। मेरी बीवी बाजार गई थी, बच्चे ट्यूशन गए थे, घर पर मैं और फौजिया ही थी। फौजिया मेरे लिए चाय लाई तो मैंने उसे अपने पास बिठाया और उनसे पूछा कि उस दिन तुम्हारी सास क्या कह रही थी, तुमने ऐसा क्या किया कि उन्होंने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मेरी बात सुनकर वो सर झुकाई और बिल्कुल खामोश रही, एक लफ्ज भी ना बोली। मैंने कहा, फौजिया इस तरह तुम्हारी बदनामी होगी, तुम बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। फौजिया ने एक नजर मुझ पर डाली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो उठकर चली गई। उसकी खामोशी मुझे बहुत ज्यादा चुभ रही थी। अगर वो मुझे खुलकर सारी सच्चाई बता देती तो मैं अपनी बीवी का मुकाबला भी करता, लेकिन उसकी खामोशी तो उसे चोर ही साबित कर रही थी। मेरे बहुत पूछने पर भी उसने कुछ नहीं कहा और फिर ऐसे ही दिन गुजरने लगे थे। एक रात मैं अपने कमरे से निकला तो मैंने देखा कि फौजिया आंगन में चारपाई पर मौजूद नहीं थी। मैंने यहाँ वहाँ देखा लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आई और फिर थोड़ी देर बाद वो छत की सीढ़ी उतरकर नीचे आ रही थी। मैंने हैरत से पूछा, तुम इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी? मुझे देखकर पहले तो वो घबरा गई और फिर कहने लगी कि बस ऐसे ही दम घुट रहा था तो छत पर चली गई। उसकी ये बात मुझे हजम नहीं हुई थी। वो तो वैसे ही खुले आंगन में सोई थी, उसे छत पर जाने की क्या जरूरत पेश आ गई। मुझे लग रहा था कि मेरी बीवी और फौजिया की सास ने ठीक ही कहा था, उसका मसला कुछ और ही है। लेकिन जब तक मेरे पास कोई सबूत ना होता मैं अपनी बहन से ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था। कुछ दिन और गुजरे और फिर एक रोज मेरी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मेरी बीवी कहने लगी कि मैं अपनी माँ के घर रहने जा रही हूँ, लेकिन बच्चों के इम्तिहान है इसलिए बच्चे यहीं पर रहेंगे, फौजिया बच्चे संभाल लेगी। मैंने कहा ठीक है चली जाओ और फिर वो चली गई। मौसम कुछ बरसात का बन रहा था, इसलिए उसके जाने के बाद मैंने फौजिया से कहा कि ऐसा ना हो आधी रात को बारिश शुरू हो जाए, पहले ही मैं तुम्हारा बिस्तर अपने कमरे में लगा देता हूँ, तुम सुकून से मेरे कमरे में सो जाना। फौजिया बावर्ची खाना समेट कर निकली थी। मेरी बात पर राजी होगी और फिर मैंने फौजिया की चारपाई अपने कमरे में ही डाल दी। आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे फौजिया जाग रही हो और उसकी चारपाई हिल रही हो। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, इसलिए मैं ये सोचकर खामोशी से लेटा रहा कि शायद उसे भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही होगी। कुछ देर तक उसकी चारपाई पर हलचल होती रही और फिर सन्नाटा छा गया तो मुझे भी नींद आ गई। अगली सुबह सब कुछ मामूल के मुताबिक था, अलबत्ता फौजिया की आंखें कुछ सुर्ख हो रही थी। शायद जागने की वजह से ऐसा हुआ था, इसलिए मैंने उससे कुछ ना पूछा। लेकिन फिर अगली रात भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे फौजिया अपनी चारपाई पर कुछ कर रही हो, लेकिन मैं खामोश रहा। और फिर तीसरे दिन जाकर मुझसे रहा ना गया कि फौजिया इतनी रात को क्यों जाग रही है और क्या करती है। मैंने मोबाइल की टार्च जला दी और सामने का मंजर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। रात के अंधेरे में मेरी बहन अपनी चारपाई पर बैठी एक सूखी रोटी तोड़ तोड़ कर खा रही थी। मैं अपनी बहन को इतनी कड़क और बासी रोटी खाते हुए देख रहा था और फिर मैं उठकर उसके सरहाने पहुंचा तो वो घबरा कर अपने दुपट्टे में रोटी छुपा गई। मैंने हाथ से उसका दुपट्टा हटाया तो उसमें एक बहुत ही बासी रोटी थी। वो मुझसे नजरें चुरा रही थी जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैंने हैरत से पूछा, फौजिया ये क्या है? अगर तुम्हें भूख लगी थी तो ढंग से खाना खा लेती, ये क्या कर रही हो? मेरी बात पर वो रो पड़ी और रोते हुए कहने लगी, मुझ पर भाभी ने ताज़ा खाने के लिए पाबंदी लगा रखी है, मैं बचा हुआ खाना ही खाती हूँ। मुझे रातों को भूख लगती है इसलिए बासी रोटी तकिए के नीचे छुपा लेती हूँ और फिर चुपके चुपके आधी रात को खाती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया और उससे कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी भाभी तुम्हें ढंग से खाना नहीं खाने देती। वो नजर झुका गई और कहने लगी, दरअसल बाई ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन अपने शौहर अकबर के मरने से एक दिन पहले ही मुझे पता चला था कि मैं उम्मीद से हूँ। अकबर ने कहा था कि वो ये खबर खुद सुनाएंगे सबको, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और फिर उनका इंतकाल हो गया। मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मुझे ये भी याद ना रहा कि मैं उम्मीद से हूँ। मुझ पे तो क़यामत गुजरी थी। और फिर जब कुछ दिन बाद मैं संभली तो मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ इतना बुरा था कि मैं चाह कर भी उन्हें नहीं बता सकी कि मैं उम्मीद से हूँ। अलबत्ता मेरी तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी, हर वक्त मुझे दम घुटने का एहसास होता। ऐसे ही एक दिन मैं अपने ससुराल की छत पर गई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी नंद ने अपने किसी आशिक को मिलने के लिए बुलाया है। इत्तेफाक से मेरी सास ने मुझे छत पर जाते हुए देख लिया। वो मेरे पीछे चली आई। मेरी नंद तो अंधेरे में कहीं छुप गई,
लेकिन उसके आशिक के साथ उन्होंने मुझे देख लिया और फिर मुझ पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा दिया। मेरी वही नंद सबसे आगे बढ़ चढ़कर मुझे मारने पीटने लगी और उसने अपना गुनाह मेरे सर पर डाल दिया। मैं किसी को कुछ भी ना कह पाई और मुझे घर से भी निकाल दिया गया। जब मैं यहाँ आई तो मैं चाहती कि आपको और भाभी को इसके बारे में बता दूं, लेकिन भाभी तो मेरा भी बोझ उठाने को राजी नहीं थी। अगर उन्हें पता चलता कि मैं उम्मीद से हूँ तो न जाने वो क्या करती। मेरे दिल में ये खौफ बैठ गया था कि वो मुझे अबॉर्शन का ना कह दें और इसके बाद मेरी दूसरी शादी कर देंगी। इसलिए मैंने ये हकीकत छुपा ली क्योंकि मैं अपना बच्चा खोना नहीं चाहती थी। मुझे अकबर से मोहब्बत थी और ये बच्चा उसकी निशानी है। अब मुझे बेवक्त भूख लगने लगी थी। कभी मेरा दम घुटता तो मैं छत पर चली जाती तो कभी छुप छुप कर खाना खाने की कोशिश करती थी। आपको तो पता है पड़ोस में मेरी दोस्त रानो रहती है। मैंने उसे अपने हामला होने का बता दिया था, इसलिए जब मुझे भाभी खाना ना देती तो वो मुझे कुछ न कुछ खाने को ला देती थी। भाभी को लगता है कि मैं छुप छुप कर किसी से मिलती हूँ। वो कोई और नहीं रानो है जो मेरे लिए खाने का इंतजाम कर देती है। मैं आपको ये बात इसलिए नहीं कह सकी थी क्योंकि अगर मैं ये सच्चाई आपको बताती तो आपका घर खराब हो जाता। मेरी वजह से आप भाभी से झगड़ा करते और भाभी की तो आदत ही ऐसी है कि वो फौरन घर छोड़कर चली जाती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बाद आपका घर भी टूट जाए, इसीलिए मैं खामोश रही। और अब ये बच्चों की बची हुई रोटी मैंने तकिए के नीचे छुपा ली थी ताकि रात को खा सकूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपको पता चल जाएगा। और ये कहकर फौजिया जोर जोर से रोने लगी और मैंने आगे बढ़कर अपनी बहन को सीने से लगा लिया। मैं अपने आप पर काबू खो बैठा था और खुद भी फूट फूट कर रोने लगा। मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे घर में ही मेरी बहन पर क्या जुल्म हो रहा है। उसने तो इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपा रखी थी जो शायद इसे पहले मुझे बता देनी चाहिए थी, मगर वो मुझ पर एतबार कैसे करती। कब मैंने खुद को अच्छा भाई साबित किया था, कब मैंने उसे दुनिया वालों से बचाया था। उसके बेवा होने पर भी मैं उसे ससुराल वालों के रहमो करम पर छोड़ आया था और जब उसे घर लाया भी तो किस मजबूरी में लाया था। मैं तो उसे अपने घर में भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका था। कभी उससे पूछा था कि वो क्या खाती है, कैसे गुजारा करती है। उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अपने घर में लाने के बाद भी मैंने उसकी तरफ से आंखें बंद कर ली थी, ये जानते हुए भी कि मेरी बीवी का रवैया उसके साथ कैसा है। मैंने कभी उसे दो बोल मोहब्बत के नहीं बोले थे। मुझे अपनी हर गलती, हर कोताही का एहसास हो गया था। मैंने उसे वादा किया कि मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा, मैं खुद उसके बच्चे की जिम्मेदारी उठाऊंगा। सारी रात में उसके साथ बैठकर उसे दिलासा देता रहा। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बहन का खाना बनाकर खिलाया। मैंने फैसला कर लिया था कि जब मेरी बीवी आएगी तो मैं उससे दो टोक बात करूंगा। अगर वो मेरे साथ रहना चाहती है तो उसे मेरी बहन को भी इज्जत और मोहब्बत देना होगी, वरना वो अपने घर वापस लौट सकती है। और एक हफ्ते बाद मेरी बीवी लौट कर घर आई तो मैंने उसके सामने बिठाया और खुद उसे बताया कि फौजिया उम्मीद से है। ये सुनकर वो गुस्से में आ गई और कहने लगी, अगर ऐसा है तो इससे बच्चा ज़ाया करवाना चाहिए। इसके बच्चे की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, और एक बच्चे की माँ से तो कोई आसानी से शादी भी नहीं करता। मैंने गुस्से से फौजिया को देखा और कहा, अब मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मैं वही करूंगा जिससे मेरी बहन खुश होगी। वो अपना बच्चा रखना चाहती है तो मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं उसकी जिंदगी का फैसला करूं। ये घर मेरे माँ बाप का है और इस पर फौजिया का भी हक है। मेरे सख्त लहजा देखकर मेरी बीवी एकदम खामोश हो गई। पहली दफा मैंने उससे इस लहजे में बात की थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें फौजिया और उसके बच्चे से परेशानी नहीं होगी। जल्द ही मैं एक छोटा सा पोर्शन बनवा कर फौजिया को दे दूंगा। ना ही वो तुम्हारी मुलाजमा है और ना ही तुम पर उसकी कोई खिदमत फर्ज है, इसलिए तुम अपनी जिंदगी गुजारना और वो अपनी जिंदगी गुजारेगी। जब उसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता आएगा तो मैं खुद उसकी शादी करवा दूंगा। ये कहकर मैंने बात खत्म कर दी थी। फौजिया जो दूर खड़ी थी उसके चेहरे पर सुकून आ गया, क्योंकि मेरी बीवी मेरे रवैये की वजह से बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो जान गई थी कि अब उसकी कोई धमकी मुझ पर नहीं चलेगी। उस दिन के बाद से मेरी बीवी का रवैया मेरी बहन से बहुत अच्छा हो गया। फिर मेरी बहन ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में बिल्कुल सुकून था। 1 साल बाद मेरा कजन अकमल की माँ ने अपने बेटे के लिए फौजिया का रिश्ता मांगा तो मैंने उसकी शादी अकमल से कर दी। आज वो अपने घर और हम अपने घर हंसी खुशी रह रहे हैं।